हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस का आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसके लिए एक स्पेशल वीडियो विश्व भूगोल से संबंधित आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। और उससे पहले दोस्तों आर एस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ जो है आपको इस चैनल पर नए नए विषयों से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है दोस्तों, हमें इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, सूची 1 और सूची 2 में एक तरफ तो दे रखा है दोस्तों भारत की प्राकृतिक वनस्पति और दूसरी तरफ वार्षिक वर्षा, यानी कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति में जो है वार्षिक वर्षा कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है दोस्तों ये लगभग वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ये होती है दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। शुष्क वन में होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर 5वां, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में होती है दोस्तों 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, और निर्जल वन में जहाँ पे पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो दोस्तों, तो वहाँ पर होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है दोस्तों, तो यानी ए का था दूसरा, बी का है पहला, सी का है 5वां और डी का है तीसरा दोस्तों। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है भूकंप संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह सही है। आपको दो कथन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि भूकंप के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या अधिगम कहते हैं? नहीं दोस्तों, अधिगम उसको नहीं कहते हैं। ठीक है, एक ही समय पर भूकंप से प्रभावित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को सह भूकंप रेखाएं कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों ये। तो मैं बताना क्या था, इसमें बताना था कि नीचे दी कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी पहला तो क्या था, गलत था, और दूसरा क्या था, सही था। तो सही कथन कौन सा है? केवल दो। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सूची 1 है ये पृथ्वी का मंडल और सूची 2 है मंडल के मुख्य घटक। आपको एक तरफ तो दे रखे हैं पृथ्वी का मंडल और दूसरी तरफ दे रखे हैं मंडल के मुख्य घटक दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर उसको क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों जहाँ पर मृदा पाई जाती है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर कैसे कहते हैं? जहाँ पर जल पाया जाता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर कहते हैं जहाँ पर गैसों का मिश्रण पाया जाता है, और बायोस्फीयर कहते हैं जैव पदार्थ जहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला दोस्तों। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर डी है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, सैवनी वर्षा कहाँ होती है? सैवनी वर्षा कहाँ पर होती है?
विषुवतीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या ध्रुवीय क्षेत्र में। तो जो सैवनी वर्षा होती है दोस्तों, ये होती है विषुवतीय क्षेत्र में। ऑप्शन ए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मरकरी, मंगल, शुक्र या प्लूटो? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बता दें हम, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये है आपका आंसर सी, शुक्र। शुक्र, वीनस जिसे कहते हैं, वो पृथ्वी जितना बड़ा है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं? कौन से ग्रह को स्थलीय ग्रह भी कहते हैं? बुध, गुरु, शनि या यूरेनस? तो स्थलीय ग्रह कहते हैं दोस्तों जो सबसे पहले सूर्य के निकट ग्रह है बुध को, उसको हम सूर्य के समीप जो है उसको स्थलीय ग्रह कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अगला, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वन, नदी के बेसिन, पशु फार्म या शीतोष्ण घास स्थल? तो ये हैं दोस्तों शीतोष्ण घास स्थल जो होते हैं वो उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र होते हैं दोस्तों। जो उत्तरी अमेरिका में घास स्थल होते हैं उनको प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, छत्रक सेल विशिष्ट प्रकार की भूआकृतियां हैं जो कहाँ दिखाई देती है? छत्रक सेल जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। जो मरुस्थल होते हैं दोस्तों, जहाँ पर रेत ही रेत होता है, वहाँ पर छत्रक सेल जैसी भूआकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला है, विश्व में सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? विश्व में सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स या वेटिकन सिटी? दोस्तों आप सबको पता है, आपने पढ़ भी रखा होगा, जो विश्व में सबसे छोटा संप्रभु देश है वो आपका वेटिकन सिटी। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन और रात के बीच तापमान चरम क्या हो जाता? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ही नहीं होता तो दिन और रात के बीच तापमान क्या होता? तो अगर वायुमंडल नहीं होता तो जो है दिन का तापमान तो सबसे गर्म रहता और एकदम से रात को फिर वो कम हो जाता और दिन में बढ़ जाता। तो तेजी से क्या होते? तेजी से घटते बढ़ते। ठीक है दोस्तों, यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन और रात के तापमान तेजी से घटते और बढ़ते दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, वर्ष्टि प्रस्फोट क्या है? जो वर्ष्टि प्रस्फोट है वो क्या है? तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन है पहला, ये एक छोटे क्षेत्र में आकस्मिक एवं विपुल वर्षा का निर्दिष्ट करता है जो बहुधा केवल कुछ मिनटों के लिए होता है। यह जो छोटे क्षेत्र में आकस्मिक जो अचानक होता है, अचानक होने वाली वर्षा को जो वृष्टि प्रस्फोट कहते हैं, जो कुछ मिनटों के लिए ही होती है दोस्तों, तो उसको वृष्टि प्रस्फोट कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला है,
यदि लंदन से 10:30 पूर्वाह्न पर समाचार प्रसारित हो तो वह बगदाद में किस समय सुना जाएगा? यदि लंदन से 10:30 पूर्वाह्न पर समाचार प्रसारित हो तो वह बगदाद में किस समय सुना जाएगा? तो दोस्तों आपको पता है जो लंदन है वो कहाँ है? वो है पश्चिम में, और जो बगदाद है वो है आपका पूर्व की तरफ। ठीक है, और 45 डिग्री यहाँ पर समय दे रखा है, 45 डिग्री ईस्ट। और 15 डिग्री में आपको पता है क्या होता है, 1 घंटे का समय लगता है। 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। तो 45 है तो 15, 45/15 कितना हो गया? 3 घंटे हो गया दोस्तों। कितने घंटे का समय होगा? 3 घंटे ज़्यादा का समय इसमें लगेगा दोस्तों। तो 10:30 में 3 घंटे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1:30 अपराह्न। ठीक है दोस्तों, सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उस समय क्या होगा? 1:30 अपराह्न, उस समय ये सुना जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर, भौगोलिक भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में, या कर्क रेखा पर? तो ये पाई जाती है भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में। तापीय भूमध्य रेखा दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? देश है कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया या यूएसए। तो जो यूरेनियम है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा होता है कनाडा में। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला देखिए, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है? मान लीजिए टोटल जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या उसके बटे में क्या होगा? कृषि योग्य भूमि, और भूमि यहाँ पर लिख देंगे, बी से नोट करेंगे इसको। तो इसका कौन सा फॉर्मूला है, क्या निकालने का फॉर्मूला है ये? तो ये निकालना होता है दोस्तों कृषि घनत्व। क्या कहते हैं? कृषि घनत्व उसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जब टोटल जनसंख्या बटे में कृषि योग्य भूमि होती है तो उसको कृषि घनत्व निकालने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमको 4 ये कथन दे रखे हैं दोस्तों, हमने ये पढ़ने हैं और देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि पहला, कोरियोलिस प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, कोरियोलिस प्रभाव है वो विषुवत रेखा पर शून्य होता है। अगला, कोरियोलिस प्रभाव ध्रुवों की तरफ अधिक होता है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। कोरियोलिस प्रभाव बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ घटते हुए गुणात्मक वेग से संबंध है। बिल्कुल ठीक है, ये भी तीसरा भी। और फोर्थ है, कोरियोलिस प्रभाव बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ बढ़ते हुए गुणात्मक वेग से संबंध है। ये बात गलत है दोस्तों, ये घटता है न कि बढ़ता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 इसमें सत्य हैं। पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, मिश्रित ज्वालामुखी शंकु को सतरी शंकु भी किस कारण कहा जाता है? मिश्रित ज्वालामुखी शंकु को सतरी शंकु भी किस कारण कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लावा है वो किसकी प्रत्यावर्ती परतें और पाइरोक्लास्टी पदार्थ का होना के कारण जो है मिश्रित ज्वालामुखी शंकु को सतरी शंकु भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों,
ऐसे ही कठिन क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, प्लावी बर्फ बनने का मुख्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? प्लावी बर्फ बनने का मुख्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट में। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट में जो है प्लावी बर्फ बनने का मुख्य क्षेत्र वहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला देखिए, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो रेखांश की प्रत्येक डिग्री होती है, उसके लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो ये होता है दोस्तों 4 मिनट का अंतर। ऑप्शन 20 का आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से चिल्ली के भूकंप जो फरवरी 2010 को आया था के विषय में कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन बताना है दोस्तों। ठीक है, पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, देखिए, जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि भूकंप के कारण पृथ्वी का घूर्णन का अक्ष 3 इंच खिसक गया है। जो उस समय भूकंप आया था दोस्तों, तो अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष जो है वो 3 इंच खिसक गया है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। अगला, चिली के दूसरे विशालतम नगर कॉन्सिपिशियान के निकट तट से पृथक सांता मारिया द्वीप 2 मीटर उठ गया होगा। ये बात गलत है दोस्तों। पहला इसका आंसर सत्य है, तो केवल एक इसका जवाब होगा दोस्तों, केवल एक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीविका खेती का उदाहरण है? स्थानांतरित जुताई, वाणिज्य खेती, विस्तीर्ण या गहन खेती या जैव खेती? तो जीविका खेती का उदाहरण है स्थानांतरित जुताई, ऑप्शन ए। अगला, मातृवंशी समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? 4 कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से कथन इनमें सही है। तो पहला, नवविवाहित दंपत्ति महिला के माता पिता के साथ रहते हैं। ठीक है, उत्तराधिकार के नियमों के अनुरूप संपत्ति माता से पुत्री को अंतरित होती है। ये भी ठीक है। परिवार में महिलाएं प्रभावी भूमिका निभाती हैं। ये भी ठीक है। और मेघालय की खासी और जैंतियन जनजाति में मातृवंशी समाज के उदाहरण मिलते हैं। तो मातृवंशी से संबंधित चारों ही कथन दोस्तों सत्य हैं। तो हमें सत्य कथन बताने थे, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, चारों ही कथन सत्य हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों मानचित्रकार या कार्टोग्राफर जिसे कहा जाता है। वो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों का निर्माण करता है दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर पूरे साल वर्षा होती है? तो यह है विषुवतीय प्रदेश जहां पर पूरे साल वर्षा होती है दोस्तों, ऑप्शन 20 का आंसर होगा। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही नहीं है। हमको ऐसा कथन बताना है जो सही नहीं है दोस्तों। देखिए, पहला, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अधिकांशतः 180 डिग्री या उत्तर पर आधारित है।
तो पहला ही कथन जो है आपका गलत है दोस्तों, ये 180 डिग्री पर स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, और सभी कथन जो हैं इसके सही हैं, बी, सी और डी। ठीक है, अगला देखिए, कृषि का व्यापारीकरण किसे सूचित करता है? कृषि का व्यापारीकरण किसे सूचित करता है? तो ये करता है विक्रय के लिए शस्य का उत्पादन। कृषि का जो व्यापारीकरण होता है वो सूचित करता है कि जो विक्रय के लिए शस्य का उत्पादन है वो उसमें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला देखिए, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि, तो इसका परिणाम क्या होगा अगर पृथ्वी की घूर्णन गति न हो? तो देखिए, पहला है सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बात दोस्तों, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होंगे। दिन और रात्रि चक्कर नहीं होगा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों, और केवल एक ऋतु होगी। तीनों ही बातें ये सत्य हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों, 1, 2 और 3। ठीक है, अगला है, विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहाँ है? विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहाँ है, जहाँ पर 90% जो है जीव रहते हैं? तो ये रहते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, जो है विश्व के 90% से अधिक जीव भार रहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला है, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? जो बाल्टिक सागर के बंदरगाह हैं वो व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? तो इसका मैं एग्जैक्ट आंसर बता दे रहे हैं कि जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है और गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती हैं, उस कारण से जो बाल्टिक सागर के बंदरगाह हैं व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन 20 का आंसर होगा। ठीक है, अगला, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह अंतरपीढ़ीय साम्य से, अंतरपीढ़ीय साम्य से जो है धारणीय विकास की संकल्पना दोस्तों संबंधित है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला, मिलुवाकी द्वीप, जावा ट्रेंच तथा चैलेंजर द्वीप के बीच क्या समानता है? मिलुवाकी द्वीप, जावा ट्रेंच तथा चैलेंजर द्वीप के बीच क्या समानता है? दोस्तों जो तीनों ही हैं ये सभी प्रशांत महासागर में खाइयाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला है, दक्कन पैसेज किन के बीच में स्थित है? दक्कन का जो पैसेज है वो किन के बीच में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में जो है आपका दक्कन पैसेज स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, और अंतिम है दोस्तों, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों, सबसे निचली परत है सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर जिसे कहते हैं, वहाँ पर वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।